सवालों के जवाब भी आए। ब्रेक में जाने से पहले मैं सत्यवीर जी के पास आया था। सत्यवीर जी, जिस तरीके से लगातार अब जो प्रत्याशी को लेकर के, जो चयन को लेकर के जो चीजें सामने आई, पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि झारखंड, ओडिशा जैसे जो राज्य हैं जहां पर आदिवासियों की संख्या जो है बड़ी संख्या में है, इसका सीधा सीधा अब आप लोगों को 2024 को देखते हुए आप लोगों ने प्रत्याशी खड़ा किया था और इसका फायदा भी मिलेगा। जी, ये कहना तो देखिए आलोक जी, हाँ। ये कहना विपक्षी दलों का हो सकता है। अच्छा। लेकिन हमने तो, हमारी पार्टी विचार पे चलती है। हमारे जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का जो हमें नारा दिया कि सीढ़ी के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को हाथ पकड़कर ऊपर उठाने का जो भाव, सबको जो अंतिम श्रेणी पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसको अपने बराबर लाने का भाव, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना दिया उसको पूरी तरह से साकार माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई समाज की वैमनस्यता नहीं है, सबको बराबरी का दर्जा देने का काम मोदी जी ने किया है। एक आदिवासी महिला जिनके प्रति पूरे देश का सम्मान है, एक पार्षद बनकर आज देश के राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, 2 बार विधायक रही, राज्य मंत्री नहीं, माननीय राज्यपाल रही, ऐसी महिला के प्रति हमारे आरजेडी के तेजस्वी यादव उनको मूर्ति बनाकर राष्ट्रपति भवन में बैठाने की बात कर रहे थे। एक आदिवासी महिला, एक राष्ट्रवादी महिला का अपमान करने का काम कर रहे थे। ऐसे विपक्षी दलों को मैं तो उनसे कहता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए, इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। और उत्तर प्रदेश की बात बताऊं, वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की बहुमत हमारी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ है, क्योंकि आज देश चाहता है कि देश में ऐसी महिला, पढ़ी लिखी महिला, होशियार महिला जो कि देश को उत्थान की ओर ले जाए। पूरी दुनिया को माननीय मोदी जी संदेश देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहती है कि हमारे देश में कोई भी चलिए माफी का साथ रोकना चाहेंगे सत्यवीर जी। यशवंत सिन्हा जी को सुनेंगे, कुछ बोल रहे हैं जी। सीक्रेट बैलेट होता है, तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है को अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा, आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। सर, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके कि उनके तरफ से जो एनडीए का जो कैंडिडेट है वही प्रेसिडेंट बनेंगे, तो फिर करने की जरूरत क्या है? चुनाव बीजेपी कॉन्फिडेंट है तो डिक्लेयर कर दें, चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। बेकार दिन भर बर्बाद हो रहा है। उम्मीद कर रहे थे वो भी अब द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल लड़ाई ही नहीं लड़ रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजेंसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसमें सरकारी एजेंसियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ करवाने का काम कर रही हैं, लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में वोट डालें और पैसे का भी खेल हो रहा है। सर, क्या आप आज जाएंगे इस विटनेस करने के लिए? आप पार्लियामेंट जा रहे हैं आज? सर, पार्लियामेंट जा रहे हैं? हम पार्लियामेंट के सदस्य नहीं हैं आज के दिन। तो सुना आपने कि यशवंत सिन्हा किस तरीके से पत्रकारों के तमाम सारे सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जो बड़ी बात उन्होंने कहा, संदीप जी, उन्होंने कहा अंतरात्मा की आवाज आप सुने। इस अंतर आत्मा की आवाज को लेकर के लगातार ये बात कई बार वो मंचों से कह चुके, अपने आप में कहीं ना कहीं एक संदेशा है। नहीं, संदेशा क्या, उनको सिन्हा जी को अंदेशा लग रहा है, इसीलिए वो बार बार अंतरात्मा की आवाज़ की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कहीं से भी इस चुनाव में कहीं स्टैंड होते, खड़े होते नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी चूँकि दलित हैं, आदिवासी हैं, और वो पहली ऐसी महिला होंगी जो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं इस मामले को लेकर। तो अगर यशवंत सिन्हा जी की जो हृदय की आवाज़ थी, जो हृदय की सोच थी, वो आखिर जब वो भाजपा के साथ थे तब उनको क्यों नहीं ये याद आ रहा था कि भाई भाजपा ने अगर उनको इतना कुछ दिया है तो वो भाजपा के साथ क्यों छोड़ के जा रहे हैं?
आप अपनी उम्र देख रहे हैं, आप अपना कद देख रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन में कि पहली बार ऐसा इतिहास होगा कि पिताजी किसी और पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और बेटा उनके खिलाफ वोट करेगा। आपने देखा है, इतिहास रचने वाला काम होने जा रहा है आज जो वोट पड़ेगा, इनका बेटा इन्हीं के खिलाफ वोट करेगा। तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज आप खुद सोचिए कि आप अपने परिवार तक सीमित नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, आप अपने बेटे के सगे नहीं हो पा रहे हैं, तो देश का क्या भला करेंगे आप? और आप इतना महत्वाकांक्षा आपके पास थी तो आपको रुकना चाहिए। जब बात देश हित की आ रही, प्रदीप जी जल्दी से एक सवाल मेरा कि बीजेपी ने जो प्रत्याशी खड़ा किया जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को, अब सीधी सी बात है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि अपने फायदे के लिए करा, सीधी सी बात 2024 में फायदा मिलेगा कि नहीं? देखिए जाहिर बात है कि उन्होंने तो एक महिला को खड़ा किया, दलित को खड़ा किया और ट्राइबल को खड़ा किया। जी। तो जाहिर बात है कि उनकी निगाह में 2024 का इलेक्शन है, तो अब फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रेटजी तो है जी। और इस स्ट्रेटजी के तहत ही द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनको अपोज नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक देखना है कि 2024 में उनको जातीय समीकरण में वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ विचारधारा से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो अपनी जाति और अपना समीकरण और अपना आगे का देखा जा रहा है कि 2024 में हमारा हित क्या होगा। जी सत्यवीर जी, सुना एक वरिष्ठ पत्रकार ने साफ तौर पर कहा यहाँ पर विचारधारा और जातीय समीकरण कुछ नहीं, 2024 के परिप्रेक्ष्य में आगे। बिल्कुल सत्य बात है साहब, इस बात में कोई, मैं उनकी पत्रकार बातचीत का मैं महोदय का बहुत सम्मान करता हूं। और वास्तविकता तो यही है कि इसमें देशकाल परिस्थिति, देशकाल वातावरण के हिसाब से कनेक्ट टूट गया। जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है साफ, लेकिन इस बीच लगता है नवीन जी अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। जल्दी से नवीन जी अपनी बात रखिए। जी आलोक जी मैं एक लाइन बस इतनी सी कहना नहीं कहिए, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं सर। जिस देश जो सबसे बड़ा जनतांत्रिक लोकतंत्र कहा जाता है भारत देश हमारा, इसी भारत राष्ट्र का जनसंख्या में अभी नंबर 1 योगदान होने जा रहा है विश्व बिरादरी के बीच में। इस देश की राष्ट्रपति क्या विश्व समाज के देशों के राष्ट्रपतियों के मुकाबले कहीं खड़ी होती दिखती हैं? आखिर हम विश्व को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या इस प्रक्रिया से, इस जाति व्यवस्था से, इस तरीके से हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं? मैं बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूं। आज की तारीख में हमें क्वालिटी को आगे लाना पड़ेगा, आज नहीं आप 50 साल यही सब करते रहिए, आगे आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहेंगे। सर हम आपका नवीन जी, हम आपका सवाल लगातार मेहमानों के पास लेकर के जा रहे हैं। हम विश्वगुरु होने की भी बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीयता की बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं वो जो अपना परिवारवाद किस तरीके से है, अपनी पार्टी में आपके सहयोगी नाराज हैं, वो पार्टी अब देश हित की बात कर रही है, वो पार्टी अब राष्ट्र की बात कर रही है। जी जी जरा मैं सबके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बार जयकरण जी के पास जरा आ रहा हूं। जयकरण जी कुल मिलाकर के मुलायम सिंह का एक स्टेटमेंट मैं कोट कर दूं। मुलायम सिंह ने यशवंत सिन्हा को ISIS का एजेंट बताया था और आज वो समाजवादी पार्टी उनके पुत्र जो हैं उनको अपना कैंडिडेट बना रही है। तो आप समझ लीजिए कि जिस पार्टी के संस्थापक ने उस व्यक्ति को ISIS का एजेंट कहा हो और उसका बेटा उनको पार्टी का उम्मीदवार बना रहा है, तो समाजवादी पार्टी का संस्कार आपने देख लिया कि कैसे लोगों को ये कैसे अपना कैंडिडेट बनाते हैं। चलिए इसी बोलने और नवीन जी को लेकर के, नसीहत को लेकर मुलायम सिंह ने जयकरण जी मेरा सवाल है, ये सवाल मैंने भी आपसे किया था कि जयकरण जी जिस तरीके से बोलने को लेकर के, बयानों को लेकर के साफ किया कि बीजेपी मुद्दा देती रही नेशनल हेराल्ड मामले में, किस तरीके से चाहे आप लोग उलझते गए और वो मुद्दा देती रही, आप लोग मुद्दे उलझते गए, इस चक्कर में अपना कोई नया मुद्दा नहीं ला पाती कांग्रेस। नहीं आलोक जी, बीजेपी के मुद्दों से कोई कांग्रेस का लेना देना नहीं, क्योंकि उनके जयकरण जी को सुनेंगे भाई, जनता ने मौका नहीं दिया, मैं तो मौका दूंगा पूरा ना जी। मैं आलोक जी, आलोक जी कल मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ का एक जिला है, उसका एक ब्लॉक तो उड़ीसा से सटा हुआ। कल मैं वहां था पिथौरा ब्लॉक में, वहां हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। वहां मैंने मुर्मू जी के बारे में जानना चाहा कि टीवी चैनलों पर बहुत चर्चा होती है। यहाँ पिथौरा ब्लॉक में उड़ीसा के बॉर्डर पर मुर्मू के बारे में बड़ी ही निगेटिव बातें रही और जनता का जो बात निकल कर आई, वो एक बात निकल कर आई कि टीवी चैनल उनके बारे में कुछ भी प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन आदिवासियों के लिए उन्होंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में मुद्दा नहीं बनाया या आदिवासियों के लिए कभी अपनी जुबान नहीं खोली। तो जो आदिवासियों का नाम लेकर के आज पूरे देश में
प्रचारित करने का काम करने में बार बार कहता हूँ, ये उतना ही भला आदिवासियों का कर पाएगी जितना हमारे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दलितों का किया था। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी उदाहरण है हमारे देश के लिए। वो गरीब बनकर आए थे, चाय बेचकर आए थे, लेकिन जब आए तो हमारे देश को ही बेचने लगे। तो हमारे देश नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कितनी संपत्ति अपने नाम बना ली, बता दीजिए। देश के ये कहना है किरण जी, आप ये बताइए प्रधानमंत्री ने कितने अपने बेटे बच्चों को बेचने वाली बात आपके पास प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं आप? जो गरीबी आदिवासी राष्ट्रपति चलिए, जब देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए तो मैं डॉक्टर संदीप जी से चाहूंगा इस तरीके जी, मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। जी डॉक्टर संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं सवाल उठाना बहुत आसान है। प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार प्रधानमंत्री के बारे में मैं कह रहा हूं अपनी डिबेट में शब्दों की गरिमा और पद की गरिमा लगातार आरोप लगा रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने अपने घर परिवार को अपना नहीं समझा और आप उसकी बात कर रहे हैं। इसी मुलायम सिंह जी ने इनको क्या बताया था, ISIS का एजेंट बताया था यशवंत सिन्हा को, और आप उनके बेटे उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? आप प्रधानमंत्री पे आक्षेप कैसे लगा सकते हैं? गुप्ता जी, 70 सालों के इतिहास में आपने क्या किया बताइए ना। अगर आपने किया होता 70 साल में तो आप उत्तर प्रदेश में 2 की सीट पे ना आते। करण जी, आप ये ध्यान रखिए। तो आपकी स्थिति क्या है पूरी दुनिया और पूरा देश जान रहा है। आप कहीं लाइन में नहीं है, आप कहीं लाइन नहीं। और मैं विपक्ष के नेता जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह ने कैसे इनको ISIS का एजेंट बताया था और उनका बेटा कैसे इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़वा रहा है? क्या यही है समाजवादी का संस्कार, समाजवादी पार्टी का संस्कार? और आप बयान कर रहे हैं। चलिए, चर्चा मुझे लगता है कि इस पर होनी चाहिए कि किसकी क्या विचारधारा है। बड़ी बात यह है जी, अब वो समय नहीं है, अब है कि किस तरीके से मतदान हो रहा है, नए राष्ट्रपति का स्वागत किस तरीके से किया जाए, उसके सामने क्या कुछ दिक्कतें हैं। प्रदीप जी, नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, लोग अपनी बात कर रहे हैं और यशवंत सिन्हा जी को पूरा हक है कि वो अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट मांगें और सारे वोटर से कहें कि वो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट दें। और यही बात द्रौपदी मुर्मू जी भी कह सकती हैं कि भाई सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने हिसाब से वोट दें। ये कहने का हक तो दोनों कैंडिडेट को है और दोनों अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आलोक जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बताएं कि मुलायम सिंह ने क्यों ISI का एजेंट बताया था महानुभाव को, जिनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। इसका जवाब है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और जो प्रधानमंत्री के ऊपर आप ये आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कितनी संपत्ति अपने नाम की है बता दीजिए, आपके पास कोई डेटा हो? प्रधानमंत्री आप बता दीजिए ना। प्रधानमंत्री के साहूकार दोस्तों की नहीं, आप अभी देखिए ये बात गलत बयान मत दीजिए। आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री पे आक्षेप लगा रहे हैं। आप सीधे सीधे प्रधानमंत्री पे आक्षेप लगा रहे हैं, आप बता दीजिए ना। और मैं तो आपको अच्छा चलिए, कौन किस पर आरोप लगा रहा है हम इसको नहीं कोट कर रहे हैं कि किसने ISI का बयान क्यों बताया? बयान बहुत है, बयानबाजी बहुत होती है, लेकिन नवीन जी मेरा सवाल कुल मिलाकर के ये है कि आप लोग काट नहीं निकाल पाए प्रत्याशी की जो एनडीए ने जो प्रत्याशी दिया। सीधी सी बात, इस सवाल का जवाब दे दीजिए। समूचा विपक्ष एकजुट दिखा लेकिन एकजुट होकर भी एकजुट नहीं हो पाया। नवीन जी, सीधी सी बात। देखिए आलोक जी, ऐसा है, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग 20-25% सांसद और विधायक यशवंत सिन्हा जी को आज मतदान करेंगे और ये बड़े चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं जी। तो ये 21 तारीख को इनका ये भी भ्रम टूट जाएगा जो ये बता रहे हैं नवीन जी। ये बात आप किस आधार पर लग रही? बड़ी बात आपका ये भी भ्रम टूट जाएगा। आपके सहयोगियों की समाजवादी पार्टी के 25% लोग जाके जी मुर्मू जी को वोट दे दे, ये भी हो सकता है। नवीन जी, खाली कहने से नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि आपके जो सहयोगी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, माइक आईडी पे कहा, सीधी सी बात है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं भाई राजभर और यादव क्यों नहीं होता है। स्वतंत्र होते हैं सांसद और विधायक, अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, अंतरात्मा की आवाज पर वोट यही तो मर्जी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की थी। देखिए मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मायावती ने भी अपनी बात साफ कर दी। मैं समझता हूं कि सांसद और विधायक जो लोग होते हैं वो कुछ अलग हटके होते हैं, उनकी अपनी सोचने की एक क्षमता होती है, एक नजरिया होता है, लिहाजा वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। अच्छा जयकरण जी, जब अंतरात्मा की आवाज की बात हो रही है यहां पर, कुल मिलाकर के एक फाइनल टिप्पणी में जरा आपसे भी चाहूंगा कि आपकी अंतरात्मा क्या कुछ कह रही है और राष्ट्रवाद कितना उबाल मार रहा है?
सवाल मेरे से आपको? हाँ जी जी हाँ हर मैं विधायक तो और बिल्कुल सांसद स्वतंत्र हैं, केवल अंतरात्मा की भाजपा का बात राष्ट्रवाद केवल जयकरण जी को सुनेंगे, अभी सुनेंगे, एक एक करके जल्दी से समय बहुत कम है। नवीन जी मैं आपके पास आऊंगा, नवीन जी जयकरण जी को सुनेंगे। की बात कर रहे हैं, एक वास्तविक धरातल पर राष्ट्रवाद को उतारने की बात कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर यही अपील करूंगा कि यशवंत सिन्हा जी को काम नहीं कर पा रहा है, धमकाने काम नहीं कर, खरीदे काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये विपक्ष नहीं करना चाहता। ये महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव है। आज हमारे कुछ साथी अभी से ही उनको राष्ट्रपति घोषित मान करके संबोधन कर रहे हैं, और अभी यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा कि अगर जो इतना ही आपके पास है, इतनी खरीदारी पर आपको विश्वास है, इतना ही अपने चाबुक पर आपको विश्वास है, तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से हमारे महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर, हमारे महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर इतना दबाव प्रधानमंत्री जी का अगर जो शुरू से ही रहा, तो मानना पड़ेगा कि इनके राष्ट्रपति बनने के बाद ये उतना ही कुछ कर पाएंगी। बंद कमरे में चिट्ठी पढ़ सकती हैं, लेकिन दस्तखत सिर्फ ये मोदी जी के अलावा कुछ नहीं कर सकती। जी प्रदीप जी, बड़े संजीदा वैसे सवाल उठाए हैं कि जिस तरीके से जिनके सवालों के जवाब कहीं ना कहीं मैं आपसे इसीलिए ले रहा हूं कि बड़ी बात है कि चाहे वो पद को लेकर के कि अगर वो होंगे तो कार्यकारी के रूप में काम करेंगे, लेकिन दबाव में, इन पर जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने टिप्पणी की है। देखिए, अब किस तरीके से प्रेसिडेंट बिहेव करें कि वो रबड़ स्टैंप हों या वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ये तो अब वक्त आने पे ही पता चलेगा। ये तो एक अप्रीहेंशन है कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का, वो कैसे बिहेव करेंगी ये तो वक्त आने पे होगा कि रबड़ स्टैंप होंगी या अपने विवेक से काम करेंगी। तो जाहिर बात है कि इंतजार करना चाहिए। ये तो एक कहने की बात है और कहना चाहिए भी उनको। अब वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि वो रबड़ स्टैंप है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर संदीप जी, कुल मिलाकर के घूम फिर के बात अंतरात्मा की आवाज की आ रही है, और ये अंतरात्मा की आवाज किस तरीके से अब किस ओर जाती नजर आ रही है। हालांकि जो बहुमत है, जो आंकड़ा है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आंकड़े आपने बता दिए कि द्रौपदी मुर्मू जी के साथ है। मैं लगातार फिर समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह को क्यों ISI का एजेंट कहा था, और ये 70 साल में इन्होंने क्या किया। ये अंतरात्मा की आवाज़ की बात कर रहे हैं और पूरा विपक्ष एक साथ उनको वोट करेगा और भाजपा के लोग भी उनको वोट करेंगे, तो अपनी पार्टी में तो ये समाजवाद ला नहीं पाए। अपनी पार्टी में इन्होंने अखिलेश, मुलायम के बाद अखिलेश यादव को अध्यक्ष बना दिया, अखिलेश यादव के बाद उनका पुत्र अध्यक्ष बन जाएगा। तो अपनी पार्टी में भी तो अंतरात्मा की आवाज को ले आइए ना, उसमें भी कोई अंतरात्मा। चलिए अब जल्दी से फाइनल कमेंट। जी नवीन जी अपनी बात रखिए जल्दी से। जी मैं एक ही बात कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रतिपक्ष में होता है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या यशवंत सिन्हा जी रहे हो भारतीय जनता पार्टी में, तो आप अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। नरेश अग्रवाल भी बोला करते थे सदन में। ये इसका प्रूफ है, की चीजें होती बड़ा आर्टिकल छपा हुआ है अखबार में नवीन जी, बड़ा आर्टिकल छपा हुआ है। यशवंत सिंह ने मुलायम सिंह को कहा था कि ISI का एजेंट है। उत्तर प्रदेश में सांस लेना भारी हो गया। भारतीय जनता पार्टी को 111 सीटें ऐसे ही नहीं आ गई हमारी। हाँ, अगली बार देखिएगा। और 2024 के चुनाव में भी, और अभी आप सुन लीजिए राष्ट्रपति चुनाव में देखिए, ख्याल पालना कोई गलत बात नहीं है। आप जो चाहिए वो सपने देख सकते हैं। सपने देखने का अधिकार है, लोकतंत्र है इस देश में। आप 24 में देखिए, 27 में देखिए, उसके बाद देखिए, लेकिन मोदी और योगी का विकल्प अभी फिलहाल जनता आपको नहीं बनाने वाली। वो तो ED CBI ये सब है ही उनके पास। नहीं, वो आपके पास तो थी नहीं कभी। आपके पास तो कभी लगता थी नहीं ED और CBI। आप केंद्र में रहे नहीं सहयोगी, केंद्र में आप सहयोगी रहे नहीं, आपने कभी इनको उपयोगी नहीं किया है। आप तो गंगा नहा के आए हैं, आप तो गंगा नहा के आए ना। आप केंद्र में कभी सहयोगी रहे नहीं है केंद्र सरकार के। आप बताइए ना, आप कभी सहयोगी नहीं रहे केंद्र में। और आपने जो स्थिति बनाई, उसी 70 साल की स्थिति का ये खामियाजा जनता आपको भुगता रही है, और आगे भी इसका परिणाम आपको मिलता रहेगा। 27 के बीच एक एक फाइनल कमेंट जल्दी से। मैं जयकरण जी को ऊपर मत करिए। 70 साल जयकरण जी कुल मिलाकर नया मिलेगा देश को 15। बड़ी बात यह है, चाहे वो NDA का हो चाहे वो का हो। जी बड़ी बात यह है। जी
चलिए एक फाइनल कमेंट जल्दी से 30 सेकंड में। जयकरण जी क्या है इस पर एक शब्द बोलेंगे? अरे 70 साल में जो बनाएगा उसी को तो मोदी जी बेच रहे हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपने तो सब बनाया ही था, बेचने का काम बीजेपी कर रही है, अरे और तो कुछ हमने किया नहीं नहीं, इसीलिए तो जनता मोदी उनको जी लगातार जैसे चुन लोग रही है, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। लगातार उनको आज जनता देखने इसीलिए को चुन उनको रही मौका है, नहीं मिल पाता। लगातार जनता इसलिए उनको 4 चुनती साल जा रही बता दीजिए जो है। मोदी आप जी ने 24 का बनाने का ख्वाब काम पाल किया लीजिए, हो। 27 आज का पाल हमारा देश लीजिए, किस तरफ पूरे जा रहा देश है? में आप अपनी आप स्थिति को देख नौकरियां नहीं लीजिए, है, कोई और संस्थान घर नहीं के है, लोगों हमारे को समाजवादी संवैधानिक पार्टी संस्थाओं बचा को नहीं पा रही है, देश और राज्य को कमजोर बचाने की बात कर रही है। अपना घर तो आपसे संभल नहीं रहा और आप देश और राज्य को बचाने की बात कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं भाई? हमारा घर संभलना है, सत्ता ना होना इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को सत्ता बर्बाद करते कैसे रहेंगे मिलेगी और आपको? हमारे आपने देश संघर्ष ही को नहीं खाली किया, बैठ- सड़क से संसद तक आपने संघर्ष ही नहीं किया, इसीलिए सत्ता से बाहर हैं आप। भाजपा ने वही किया है, सड़क से संसद तक संघर्ष चलिए किया है। भाजपा ने जो किया, लेकिन कुल मिलाकर के प्रदीप जी वरिष्ठ पत्रकार से आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट, चर्चा अब इस पर होनी चाहिए कि अब देश को नया महामहिम मिलेगा पंद्रह की, और वो जो आदिवासी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उस पर कहीं ना कहीं फोकस करे, देश के विकास को लेकर चर्चा अब कहीं ना कहीं उस पर होनी चाहिए। जी प्रदीप जी। नहीं देखिए, उन्होंने बीजेपी ने तो कैंडिडेट जो बनाया है वो महिला, दलित और आदिवासी ही देख के बनाया है कि भाई आगे चल के 2024 में उनको किस तरीके से इलेक्शन में फ़ायदा होने जा रहा है जी, है ना। सारी की सारी जो गणित है वो सब चीज़ें हैं, उसी को देख के बनाया है। अब बाकी जो सारे वोटर हैं वो अपने अंतरात्मा से या अपने पार्टी के कॉल पर किसको वोट देंगे इसका नतीजा जो है जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, सत्यवीर जी आपका भी, नवीन जी आपका भी, जयकरण जी आपका भी, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, जिसके लिए कवायद जारी है रायसीना की रेस के लिए। नमस्कार।